वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आप लोगों के साथ बात कर रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था की मुख्य परीक्षा पर। हम आपको बार बार बातें बताते रहे हैं, टिप्स देते रहे हैं। मेंस में सिलेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है डेली आंसर राइटिंग। 1 या 2 क्वेश्चन जरूर लिखिए, इससे राइटिंग प्रैक्टिस बनी रहेगी और आपके जो स्पीड है राइटिंग की वो अच्छी रहेगी और आपके क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। बहुत सारे बार मैंने कहा, बहुत सारे बच्चों को 2 या 3 क्वेश्चन छूट जाते हैं तो ड्यू टू द लैक ऑफ द प्रॉपर वर्ड एंड टाइम मैनेजमेंट। वर्ड और टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान दीजिए। 200 वर्ड का क्वेश्चन 10 मिनट में लिखने की प्रैक्टिस कीजिए रोज। अच्छा, बात कर रहे थे मौलिक अधिकारों की। वैसे तो हमने सारा पढ़ा दिया था, बता दिया है, वीडियो भी आपको देख दिए होंगे, आपने पढ़ देखे भी होंगे। अब अभी कुछ अनुच्छेद हम जो बता रहे हैं ये करंट ओरिएंटेड है, ठीक, क्योंकि यूपीएससी का तो पैटर्न ही सारा करंट ओरिएंटेड है। किसी भी सब्जेक्ट में यूपीएससी इवन ऑप्शनल्स में भी उन मुद्दों पे क्वेश्चन जरूर टच करता है जिन पे जो करंट में चर्चा में है। तो जिमखाना क्लब का विवाद है और जयपुर पोलो ग्राउंड का, जिसका भारत सरकार अधिग्रहण कर चुकी है और जिमखाना क्लब का करने वाली है, उससे जुड़ा हुआ एक अनुच्छेद 31, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको अनुच्छेद 31 से जुड़े हुए, हालांकि ये तो प्रासंगिक नहीं है क्योंकि मौलिक संविधान में अनुच्छेद 31 में जो संपत्ति का अधिकार दिया गया था वो हटा दिया गया। अब वो एक विधिक अधिकार, इसकी चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूँ। तो इसका महत्व क्या है, मूल मतलब संविधान क्या है, अनुच्छेद 31 क्या था, इसमें क्या बदलाव किए गए, क्यों बदलाव किए गए, ये सारी बातें मैं इस छोटे से वीडियो में आपके साथ बताऊंगा। तो अनुच्छेद 31 पहले हम जब लाए तो उसमें हमने ये कहा था कि संपत्ति का एक मूल रूप से एक संपत्ति का नागरिकों को मौलिक अधिकार होगा, ठीक है। और जो भी सरकार संपत्ति अधिग्रहण करना चाहेगी वो एक विधिक प्रक्रिया के द्वारा ही करेगी। तो चूंकि संपत्ति का मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों को दिया गया था, तो जो हमारे सामाजिक और आर्थिक सुधार थे वो बाधित होने लगे, ठीक है। भारत में सबसे बड़ी समस्या क्या थी, ठीक, भारत अगर आप मुग़ल काल से देखेंगे, मुग़ल काल की जो मनसबदारी प्रथा थी उसने एक जमींदारी वर्ग को जन्म दिया था, जिसको बाद में अंग्रेज़ों के जो अर्ली डेज थे, ठीक है, 18वीं शताब्दी जो कि जब अंग्रेज भारत में बंगाल में विशेषकर अपनी जड़ें जमा रहे थे, वो जो स्थायी बंदोबस्त लाए थे, 1 वर्षीय बंदोबस्त लाए थे, 5 वर्षीय बंदोबस्त लाए थे, ठीक है, जो 18वीं शताब्दी के सबसे बड़े अकाल पड़े थे बंगाल में, वो इस जमींदारी प्रथा के कारण ही पड़े थे। तो जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत सरकार चाहती थी कि हम जमींदारी प्रथा को ख़त्म करें, ठीक है। लैंड सीलिंग एक्ट सरकारें, सारी राज्य सरकारों ने लैंड सीलिंग एक्ट किया, ठीक है। ये एक मतलब बड़ा रोचक तथ्य है कि भारत में केवल 2 राज्यों में भूमि सुधार, ठीक, लैंड सीलिंग एक्ट अच्छे से काम कर चुके। ये 2 राज्य थे, केरल और पश्चिम बंगाल, ठीक है। हालांकि विकास की दौड़ में ये दोनों राज्य पिछड़ गए हैं, पश्चिम बंगाल तो बहुत ज़्यादा पिछड़ गया, बट ये लैंड रिफॉर्म्स में सबसे आगे रहने वाले राज्य थे। बट बाकी राज्यों में, बिहार वगैरह में जो भी भूमि सुधार कानून आए थे, ठीक है, जो जमींदार लोग थे ये सब न्यायालय में चले गए और न्यायालय ने, चूँकि न्यायालय की बाध्यता है, न्यायालय का मूल काम ही मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, तो न्यायालयों ने स्टे ऑर्डर दे दिए सब, ठीक है। तो जो सरकार का एजेंडा था इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लैंड रिफॉर्म्स, वो लागू नहीं हो पाया, ठीक है। इसीलिए बाद में इसको सरकार ने क्या किया था, हालांकि इसे नलीफाई करने के, हटाया तो इसको कब गया था, हटाया तो इसको हमने 44वें संविधान संशोधन में 78 में, ठीक है। लेकिन नेहरू जी के समय से ही सरकार को ये लगने लगा था कि जो संपत्ति का मौलिक अधिकार है ये भारत में सामाजिक समरसता और समानता की प्राप्ति में सबसे बड़ा बाधक बन गया है। तो इसको डाइल्यूट करने के लिए, इस अनुच्छेद को डाइल्यूट करने के लिए संशोधन लाए गए, ठीक है। इसमें इसी आर्टिकल में 31 क जोड़ा गया, 31 ख जोड़ा गया, 31 ग जोड़ा गया, ठीक। क्या था 31 क के द्वारा ये सरकार ने ये कानून ये जोड़ दिया कि अगर भूमि सुधारों के लिए सरकार, राज्य कोई कानून बनाता है, संपत्ति अधिग्रहण के लिए कोई कानून बनाता है, तो उसे मौलिक अधिकारों से छूट दी जाएगी, यानी कि मौलिक अधिकारों के नाम पर हम उसे न्यायालय में क्या नहीं कर सकेंगे, चैलेंज नहीं कर सकेंगे, ठीक है। इसके दूसरा जो खा था 31 ख, उसके द्वारा 1951 में ही, 1951 में ही 9वीं अनुसूची जोड़ दी गई और 9वीं अनुसूची में ये कहा गया कि कोई भी कानून जो भारत सरकार बनाएगी
और वो कानून अगर 9वीं अनुसूची में 9th शेड्यूल में रख दिया जाएगा तो वो न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर हो जाएगा, यानी कि उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अब मैं यहाँ पे ये बात नहीं करूँगा कि क्या इस वर्तमान में क्या स्थिति है, ठीक, ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन अब चूँकि न्यायिक पुनरावलोकन को आधारभूत संरचना का अंग मान लिया गया है, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि जुडिशियल रिव्यू एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो अब 9वीं अनुसूची का भी रिव्यू किया जा सकता है। लेकिन पहले जो मौलिक संविधान में जब 51 में हम लाए थे तो उसमें ये प्रावधान था कि कोई भी कानून जो उसमें रख देंगे उसका हम क्या नहीं कर सकते, रिव्यू नहीं कर सकते, ठीक है। इसी के तरह 31 ग जो जोड़ा था सरकार ने, वो ये जोड़ा था, इसके द्वारा ये किया गया था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने वाले कानूनों को, विशेषकर 39B और C, ठीक है, 39B और C का जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी है, उनको लागू करने के लिए अगर कोई कानून बनता है तो अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 के तहत उसको चुनौती नहीं दी जा सकती। तो ये अनुच्छेद 31 की छोटी सी हिस्ट्री है जो मैंने आपके साथ शेयर की। हाँ, इस पर क्वेश्चन क्या बनता है, मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। अनुच्छेद 31 का सबसे बड़ा संवैधानिक महत्व यह है, इसने भारत के इतिहास को व्यक्तिगत संपत्ति की सुरक्षा से सामूहिक कल्याण की ओर बढ़ते देखा। टिप्पणी करें, फिर बोल देता हूँ। अनुच्छेद 31 का सबसे बड़ा संवैधानिक महत्व यह है, इसने भारत के इतिहास को व्यक्तिगत संपत्ति की सुरक्षा से सामूहिक कल्याण की ओर बढ़ते देखा। टिप्पणी करें। थैंक यू।